जय हिंद दोस्तों, रोजगार मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं लौकू सर एनसीईआरटी की सीरीज लेके चलता हूँ जो क्लास 6 से है और चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 का नाम क्या है? राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो यहाँ पर एक ये बच्चा होता है और कौन सा दिन होता है? चुनाव का दिन होता है। चुनाव के दिन क्या होता है कि जब संकलन उठा तो उसने देखा कि नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। इस बच्चे का नाम संकलन है और दरअसल ये चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकलन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उन्होंने नाना जी ने उसे जल्दी में समझने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो उनको नाना जी ने, संकलन के नाना जी कहते हैं कि हम आज अपने जो हमारे शासक हैं उनका हम चुनाव करेंगे। तो कुछ लोग शासक कैसे बने ये सोचने लगता है संकलन। फिर पहुंचते हैं लगभग 50 वर्ष में हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के ये करते आ रहे हैं। तो ये 50 वर्ष हो चुके थे देश को आज़ाद, तब एनसीईआरटी बुक ने लिखा था। तो बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ राजा संभवतः जन जो लोगों के बीच रहते थे, जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे तब भी, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। राजा लोग क्या करते थे? अश्वमेध यज्ञ करा देते थे और एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। तो जो अश्वमेध यज्ञ होता था रोज राजा लोग करवाते थे और एक घोड़े को छोड़ देते थे, देखते हैं कौन इस घोड़े को पकड़ेगा। और जो उस घोड़े को पकड़ लेता था उसको क्या करना होता था? लड़ाई करनी होती थी जिस घोड़े को राजा ने छोड़ा है। अगर घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली है, मतलब वो उनके अधीन हो जाते थे। इसके बाद इन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और जो उनके अधीनता स्वीकार कर लेते थे उन्हें यज्ञ पर आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्होंने उपहारों में सम्मानित किया जाता था। तो जो पुरोहित होते थे उनको उपहार दिए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो जो यज्ञ में आमंत्रित और राजा हुआ करते थे वो उनके लिए क्या लेके आते थे? उपहार। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उन्हें राज सिंहासन या बाघ की खाल में एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। तो जो राजा होता था उसको बाघ की खाल या राज सिंहासन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उनका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय होती थी तथा अन्य गुणों का गान करता था जो सारथी होता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुसंधान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। जो राजा आते थे वो केवल यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को क्या करते थे? देखते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुसंधान करते थे। विश्व अथवा वैश्य जन सामान्य लोग उपहार लाते थे। ये विश्व लोग हैं। जो विश्व लोग किसमें आता है?
तो इनमें पुरोहित शूद्र मानते थे। जो विप्र लोगों को पुरोहित क्या मानते थे, शूद्र मानते थे, मतलब इनको नीचा मानते थे। उन्हें कई अनुसंधानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाली की एक सूची बनाना है। पेशे में आधार पर वहाँ कौन कौन वर्ग शामिल होता था, तो राजा लोग शामिल होते थे। अब वर्ण व्यवस्था क्या है, 4 वर्ण व्यवस्थाएं बताई गई हैं। उस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहला जाते हैं। कौन कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं, इनमें से है तुम्हारा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये ग्रंथ शामिल हैं जो उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों के विभिन्न प्रकार के अनुसंधान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं, जिनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय आगे चलते हैं। उस समय समाज में कई समूह थे जिन्हें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी धनवान भी थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो यहाँ पर जो मछली पकड़ते थे, शिल्पकार थे, पशुपालक, तो वो गरीब थे बेचारे। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। पुरोहितों ने, जिन्हें वर्ण कहते हैं, उनके साथ प्रत्येक वर्ण के अलग अलग काम निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा वर्ण शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। इनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे पर विष या वैश्य आते थे, जिन्हें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान पर शूद्रों का था। वर्णों में अंतिम स्थान पर कौन था, शूद्र था। और इनका काम 3 वर्णों की सेवा करना, उन्हें अनुसंधान करने का अधिकार नहीं था। अतः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों के वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो शूद्रों का वेदों का अध्ययन नहीं था, और किसको, महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। आगे चलते हैं। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जन्म के आधार पर पुरोहित, जो लोग ब्राह्मण लोग होते थे, वो जन्म के आधार पर ही वर्णों को बांट दिया है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही में वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क में अपवित्र माना जाता था, तो इन्हें भी, जो जलाने और शवों को दफनाने का काम करते थे, उन्हें भी अपवित्र माना जाता था, अछूत माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोगों ने जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुसंधान संपन्न कराने का अधिकार सबको हो। कई लोगों को छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप में पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक समानता बहुत कम थी, जहां पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत कम सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, ये हमें बताना है। ये आपको एक चित्र दिख रहा होगा, बर्तन है। इस चित्र का नाम है सचित्र धूसर पात्र है। ये इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां मिलती हैं। ये पात्र बहुत सी पतली
सतह के सुंदर और चमकीले हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने में किया गया था। तो ये आपको बर्तन दिखेंगे। जनपद, जनपद क्या होता था? जनपद, जनपद क्या होता था? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद हैं जो आपको देखना है आगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, दिल्ली में क्या है? पुराना किला। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास है। और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग झुपड़ियों में रहते थे और मांस मवेशियों तथा जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, गल्ले, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो लोग क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। क्या होते थे? कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के। कुछ पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें सचित्र धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। और जैसे कि उनके नाम में ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों को चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल भाषाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ये बताया गया है कि सरल भाषाओं में है और ज्यामितीय रूप में है। महाजनपद, अभी तक जनपद पढ़ रहे थे, अब महाजनपद भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो महाजनपद में क्या है? करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। कुल कितने महाजनपद थे उस टाइम? 16 महाजनपद थे। ठीक है, और अधिकतर महान जनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये चीजें क्या करना है? नोट कर लेना। अगर ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है तो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे उनको क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। ऐसा लगातार उन्होंने कई राजाओं के आक्रमण डरकर अपनी सुरक्षा के लिए नए किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों विशाल और ऊंची प्रतिभाशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते रहे थे। आपको चलते हैं लेकर आगे। अब यहाँ पर देखो कितने जनपद दिखाए गए हैं? 16 महाजनपद हैं। इनमें से 8 महाजनपद क्या हैं? 8 महाजनपद यूपी में पड़ते हैं, जैसे कुरु हो गया, कौशल हो गया, कौशाम्बी हो गया, ठीक है, और बहुत सारे हैं। तो जनपद तक्षशिला हो गया, गंधार हो गया, अवंती हो गया, उज्जैन हो गया, और क्या कौन सा बच्चा है इधर? मगध, शिल्पकला, वैशाली, काज और कौन सा बच्चा? अंग। ठीक है, 1-2 जो बच्चे होंगे। आगे चलते हैं। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजनाओं की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना होता था। हजारों स्त्री और पुरुष तथा बच्चों अपने अधिक परिश्रम करते थे। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होनी पड़ेगी, संसाधन होने चाहिए कि और कौन सा परिश्रम कर सकते हैं। आज सेना रखने लगे थे, अब वो सेना रखने सिपाहियों को नियमित पूरे वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान अंशतः सिक्कों के रूप में होता था। सिक्कों के बारे में तो हम 8 में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। महाजनपद के राजा
ऋग्वेद के राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताना है, महाजनपद के राजा और ऋग्वेद के राजा। आगे चलते हैं। कौशाम्बी किले की दीवार है ये जो दिखाई गई है, कौन सी किला है, कौशाम्बी किला है, और ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास स्थित है। ईंटे की दीवार का एक भाग करीब 25 साल पहले ये बना था, तो ये दिखाया गया है। आगे है कर। कर क्या चीज है? महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। तो जब विशाल सेना बनाएंगे और बड़ी सेना रखेंगे, किले बनवाएंगे, तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी, तो इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। नियमित रूप से क्या करने लगे थे? कर वसूलने लगे थे। फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण, ये इंपॉर्टेंट है कि फसलों पर वैदिक काल में फसलों पर कितना कर लगता था? तो 1/6 फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। अधिकांश लोग कृषक ही थे और उपज का 1/6वां भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते हैं। कारीगरों के ऊपर, कारीगर थे उनको क्या किया गया? कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए और जो श्रम के रूप में चुकाए गए जाते थे, जिन्हें एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। तो ये राजा के लिए करना पड़ता था 1 दिन का काम। आगे चलते हैं। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पादक के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक तथा संग्राहक के जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो शिकारी वगैरह थे वो जंगलों से क्या करते थे कि जो सामान लेके आते थे वो देना पड़ता था। आगे कृषि में परिवर्तन क्या है? कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ, ये चीजें हमें देखनी है। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हाल में फाल, जो फाल बनता था लकड़ी का बनता था शुरुआत में, फिर उसको क्या हुआ, लोहे को बनने लगे। तो लोहे के बनने लगे। जो कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इसमें फसलों की उपज बढ़ गई। लोगों ने धान पौधों का रोपण किया तथा खेतों में बीज छिड़क कर धन उपजाने से बजाय धान की खेत पौध तैयार कर रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी जो ज्यादा होने लगी। लोग कमरतोड़ परिश्रम करने लगे थे। ये काम ज्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेतीहार से कराते थे लोग। अब लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दास दासी नहीं है, ना भूमिहीन किसान है। तो भूमिहीन किसान है तो वो काम नहीं करते। अब लगभग 200 साल के भीतर मगध के बारे में पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। कौन कौन से? गंगा, और ये मगध गंगा और सोन नदी जैसी नदियों मगध में बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध एक हिस्सा जंगलों में भी भरा था। इन जंगलों के होने के कारण हाथियों की पकड़ और उनमें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा यह क्षेत्र में लौह अयस्क की खदान में है। बहुत मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिम्बिसार और अजात शत्रु हुए हैं। अन्य को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक जिसने अपने नियंत्रण के क्षेत्र पर
इस महाद्वीप को उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र पटना, आज का पटना को राजधानी बनाया गया। तो पहले कौन सी राजधानी थी? राजगृह, और बाद में किसे बनाया गया? पटना को राजधानी बनाया गया। 23 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह से सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राजाओं को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध को पूरी ओर कूच करना चाहा तो सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इस बात से भयभीत होकर कि भारत के शासकों के पास पैदल सेना, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ये चीज उन व्यापारियों को पता चल गई तो इससे वो मना कर दिया लड़ने को। वज्र क्या है कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्र राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यह भी बिहार में था। यहाँ अलग अलग किस्म के शासक व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। गढ़ या संघ की व्यवस्था थी वज्र पर। गढ़ मतलब होता है, गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ का मतलब होता है कि संघ अर्थात संगठन या सभा है। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये कभी राजा विभिन्न अनुसंधानों को एक साथ संपन्न कराते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना और किस तरह है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां दास काम कर इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये चीज उन पर विरुद्ध था। बुद्ध एवं महावीर दोनों ही गढ़, बुद्ध और दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन की बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। वज्र संघ, यह वर्णन दीर्घ निकाय में लिखा हुआ है, दीर्घ निकाय में दिया गया है, जो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इनमें कई व्याख्यान दिए। करीब 23 साल पहले देखा गया था। अजात शत्रु और वज्र संघ। अजात शत्रु क्या था? अजात शत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने मंत्री वाष्ककार, किसको भेजा था? वाष्ककार को, मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था और सलाह लेने के लिए भेजा था। बुद्ध ने उन्हें पूछा कि क्या वज्र सभा नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने वज्रवासी तब तक उन्नत करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और विकसित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे और पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनसे बातें पर ध्यान देंगे। ये चीज थी वज्र में क्या था? महिलाओं तथा जोर जबरदस्ती नहीं करके उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों और गांवों के क्षेत्रों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतलावलंबी संतों का सम्मान और उनके आने या जाने में कोई रोक नहीं लगेगी। तो ये वज्र का काम था। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब तक 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्होंने राज्य में शामिल कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने वज्र, संघ और गढ़ को अपने शासक में लिया था? तो गुप्त शासकों ने लिया था। ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको क्या करना है? याद करके रखना है। आगे चलते हैं।
लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। तो गणतंत्र की सबसे व्यवस्था पहले कहाँ हुई थी? एथेंस में हुई थी। और कब हुई थी? 2500 साल पहले लोगों ने किया था। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। कितने सालों तक? 200। इसमें 30 साल के ऊपर सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त की। उन्हें दास नहीं थे। वे सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। साल भर में कितनी बार बुलाई जाती थी? तो कम से कम 40 बार। इन सभाओं को सभी नागरिक हो सकते थे। शासक के कई पदों पर नियंत्रण लॉटरी रूप की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार में नहीं मिले थे। तो ये चीजें हैं, उनको क्या नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदाने, खेतों, घरों और कार्यकर्ताओं में काम कर रहे दासों की भी नागरिक अधिकार नहीं मिली थी। उन्हें भी क्या नागरिक अधिकार नहीं मिला था कि आप वोट नहीं डाल सकते हो। आगे उपयोगी शब्द क्या है? राजा है, अश्वमेघ है, वर्ण है, जनपद है, महाजनपद है, किलेबंदी है, सेना है, कर है, पौधरोपण है, गढ़ है, प्रजातंत्र है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इस चैप्टर से ये चीजें महत्वपूर्ण है। इन्हीं के बारे में हम पढ़ना है। और ये है कि सही गलत इसमें बताना है। कौन सही गलत है? कि अश्वमेघ घोड़े में अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजा को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। बिल्कुल सही है। राजा के ऊपर सारथी प्रवृत्त जल का छिड़काव नहीं, सारथी नहीं करते थे, पुरोहित करते थे। तो ये गलत है। पुरोहित पुरातत्वविदों ने जनपदों की बस्तियों में महल मिले नहीं, झोपड़पट्टी मिली थी। ये भी क्या है? गलत है। चित्र धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। सही है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, रखा जाता था, अनाज नहीं, उनको खाने के लिए दिया जाता था। विशेष जो महाजनपद में बहुत सारे नगर किलाबंद थे। ये बात सही है, ये नहीं सही। और ये आखेटक है, जनपद का राजा हुआ करता था और इसके बारे में हिंसा क्यों हुई वो जांच कर रहे हैं लोग। अब यहाँ पर चलते हैं कि हमने जो मेन तिथियां हैं उनको बारे में याद रखेंगे। महत्वपूर्ण नए शासक कौन है? लगभग 3000 साल पहले थे। महाजनपद का उदय कब हुआ? लगभग 3000 साल पहले हुआ। सिकंदर का निकाय कब हुआ था? तो सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? सिकंदर ने आक्रमण कब किया था? लगभग 2300 साल पहले किया था। गढ़ या संघ राज्यों का अंत कब हुआ? लगभग 1500 साल पहले हुआ था। तो ये चैप्टर यहाँ पर क्या होता है? समाप्त होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली क्लास पर और इसी तरह आपको एनसीईआरटी सीरीज मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।